फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पर चर्चा करेंगे। इस अधिनियम के द्वारा हम जानेंगे कि आखिर वह कौन से कारण थे कि ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट भारत को लेकर अधिनायक की भूमिका में आ गई। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट ने भारत स्थित कंपनी की सरकार को संसदीय मान्यता प्रदान करने के साथ उसे भारत में राजनीतिक संप्रभु शक्ति के रूप में भी स्थापित कर दिया। मतलब ब्रिटिश सरकार रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी के कार्यों को इंग्लैंड तथा भारत दोनों स्थलों पर नियंत्रित करना था। हम इस अधिनियम की अब पृष्ठभूमि देखेंगे कि क्या कारण थे इस एक्ट के आने के पीछे। पहला देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी में व्याप्त अव्यवस्था। कंपनी के कर्मचारी जनता का शोषण एवं धनवान बनने में व्यस्त रहते थे। इंग्लैंड में उन्हें नवाब की संज्ञा दी जाती थी, अर्थात उन्हें भ्रष्ट समझा जाता था। यह सब इंग्लैंड की संसद के लिए भी चिंता का विषय था। दूसरा देखिए, कंपनी का आर्थिक संकट में डूबना। सीमा विस्तार, सेना पर व्यय, विभिन्न मुद्दों 1770 में पड़े अकाल के कारण कंपनी पर आर्थिक बोझ इतना बढ़ गया कि इसे ब्रिटिश संसद का ऋण की मांग करनी पड़ी और ब्रिटिश संसद कंपनी को स्वयं के नियंत्रण में लेने के ताक में ही थी। फलतः लॉर्ड नॉर्थ ने 18 मई 1773 को ब्रिटिश संसद में जो विधेयक प्रस्तुत किया वह पास होकर रेगुलेटिंग एक्ट कहलाया। यह एक्ट कंपनी के भारतीय प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था, जिसका आशय नियंत्रण के कानून से था। अब इस एक्ट का उद्देश्य देखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य, पहला, कंपनी के कार्यों को भारत तथा इंग्लैंड दोनों स्थलों पर नियंत्रित कर उसमें व्याप्त दोषों को दूर करना था। दूसरा, कलकत्ता की न्याय व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाना था। आप उद्देश्य को इस चार्ट के माध्यम से और अच्छे से समझ सकते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य, इसके दो उद्देश्य थे। पहला, जिसमें कंपनी को ब्रिटिश संसद के अधीन करना। दूसरा, भारतीय कंपनी के क्षेत्र में न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करना। पहला देखिए, कंपनी को ब्रिटिश संसद के अधीन करना। जैसा कि आपको बताते चलें कि कंपनी के दो भाग थे। पहला, इंग्लैंड स्थित संचालक मंडल या निदेशक मंडल। दूसरा, भारत में कंपनी की सरकार। अब इस एक्ट के प्रावधान और विशेषताओं को देखेंगे। इसे तीन प्रमुख भागों में बांटकर देखा जा सकता है। पहला, इंग्लैंड में स्थित कंपनी के संचालक मंडल से संबंधित प्रावधान। दूसरा, भारत में कंपनी सरकार से संबंधित उपबंध। तीसरा, कलकत्ता में न्याय व्यवस्था से संबंधित उपबंध। पहला देखिए, इंग्लैंड स्थित कंपनी के संचालक मंडल से संबंधित उपबंध। इंग्लैंड स्थित कंपनी के लिए प्रावधान, पहला, निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। दूसरा, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। निदेशक मंडल में देखिए क्या उपबंध थे। पहला, निदेशकों की पदावधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी गई। अब प्रति वर्ष 24 की बजाय 6 निदेशकों का चुनाव होगा। यह सुधार कंपनी में निरंतरता और उसकी कार्यकुशलता के लिए किया गया था। नेक्स्ट देखिए, अब भारत से संबंधित व्यापार, नागरिक एवं सैन्य मामलों से संबंधित संपूर्ण जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। उपबंध देखिए इसमें क्या था। अब सदस्यता के लिए न्यूनतम राशि बढ़ाकर 1000 पाउंड कर दी गई, जो पहले 500 पाउंड थी, ताकि छोटे मोटे अंशधारी इसके सदस्य न बन जाएं। अगला प्रावधान देखिए, भारत में कंपनी की सरकार संबंधी उपबंध। यह बात जान लेना आवश्यक है कि रेगुलेटिंग एक्ट से पहले भारत स्थित कंपनी की सरकार में सर्वप्रथम दोष यह था कि उसका प्रशासन 3 अलग अलग प्रेसिडेंसियों में बटा था, अर्थात तीनों बंगाल, मद्रास और बम्बई में किसी प्रकार का समन्वय या तालमेल नहीं था। इस कमी को दूर करने के लिए निम्न उपबंध किए गए। पहला देखिए इस चार्ट में, प्रेसिडेंसियों के मध्य समन्वय। दूसरा देखिए, गवर्नर जनरल का पद तथा उसकी परिषद का गठन। पहला देखेंगे, प्रेसिडेंसियों के मध्य समन्वय में क्या उपबंध थे। पॉइंट देखिए, अब मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीन कर दिया गया। बंगाल के अधीन मद्रास और बम्बई आ गया।
इस प्रकार भारत में शासन के एकीकरण का सूत्रपात हुआ। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल का पद तथा उसकी परिषद का गठन, इससे संबंधित उपबंध देखिए। कलकत्ता के फोर्ट विलियम में अब नया पद गवर्नर जनरल तथा उसकी 4 सदस्यों की परिषद का गठन किया गया। नेक्स्ट, विधि निर्माण संबंधी शक्ति अब केवल गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद में निहित कर दिया गया। यह भारत में विधि के एकीकरण का प्रथम प्रयास था। ये ध्यान रखिएगा कि यह भारत में विधि के एकीकरण का प्रथम प्रयास था। अपवाद देखिए इससे रिलेटेड, अधीनस्थ प्रेसिडेंसियां आपातकालीन स्थिति में बंगाल सरकार से परामर्श लिए बिना कानून बना सकती थीं। ठीक है। नोट देखिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल की परिषद के 4 सदस्य थे, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवेरिंग, मानसन, वॉरवेल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कलकत्ता में न्याय व्यवस्था के लिए उपबंध। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में। सुप्रीम कोर्ट की संरचना देखिए, एक मुख्य न्यायाधीश होगा इसमें। इसको प्रथम न्यायाधीश थे इसके एलिजा इम्पे। 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड। इनकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा होती थी। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में देखिए, यह एक अभिलेखीय न्यायालय था जिसे सिविल, आपराधिक, नौसेना तथा धार्मिक मामलों में निर्णय का अधिकार था। कंपनी के कार्यपालिक कार्यों पर नियंत्रण रखना। ठीक है, तो यह सुप्रीम कोर्ट का अधिकार था। ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट नोट देखिए, 1862 में 3 और हाई कोर्ट की स्थापना हुई, मद्रास, बम्बई एवं कलकत्ता। इसका प्रावधान 1861 अधिनियम के द्वारा आया था। नेक्स्ट, 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई। नेक्स्ट, 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। अब हम इस एक्ट का मूल्यांकन देखेंगे। पहला, 1773 एक्ट का महत्व क्या था? इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। इसके द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। नेक्स्ट, भारत में शासन के एकत्रीकरण का सूत्रपात हुआ। भारत में पहली बार विधि के एकीकरण का प्रथम प्रयास किया गया। ये इसका महत्व था। अब इस एक्ट से संबंधित दोष देखेंगे क्या है। AC बनर्जी के अनुसार रेगुलेटिंग एक्ट को लंदन में कंपनी के प्रशासन तक ही सीमित एक पक्षीय सुधार कहा जा सकता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा दोष यह था कि गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल के समक्ष अशक्त था, चूँकि निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता था और उसकी परिषद के 4 में से 3 सदस्य उसके कट्टर विरोधी थे, अतः बहुमत होना असंभव था। पॉइंट देखिए, गवर्नर जनरल एवं परिषद द्वारा पारित कानूनों की मान्यता के लिए सुप्रीम कोर्ट में पंजीकरण अनिवार्य था, जिससे दोनों के मध्य आपसी संबंध वैमनस्यपूर्ण थे। नेक्स्ट, मद्रास एवं बम्बई अधीनस्थ प्रेसिडेंसियां भी आपातकालीन अधिकार शक्ति के आड़ में स्वतंत्र रूप से कानून बनाने से नहीं हिचकती थीं। इस प्रकार यह सुधार अंततः भारतीयों की सुरक्षा की दृष्टि से विफल रहा। नेक्स्ट, माइंड मैप देखिए। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान को आप एक नज़र में इस मैप के जरिए देख सकते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पहला पॉइंट देखिए, कंपनी को संसदीय मान्यता प्राप्त हुई। दूसरा, मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीन कर दिया गया। नेक्स्ट, निदेशक मंडल सदस्यों की नियुक्ति तथा सेवानिवृत्ति संबंधी प्रावधान। नेक्स्ट, कंपनी को भारत से संबंधित जानकारी ब्रिटिश क्राउन को देना अनिवार्य था। नेक्स्ट, भारत स्थित
कंपनी की सरकार में सुधार के प्रावधान। नेक्स्ट, नया पद गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद का गठन हुआ। भारत में शासन के एकीकरण, लिखित संविधान, केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। तो ये इसके मुख्य प्रावधान थे। अब हम इस अधिनियम से संबंधित अभ्यास प्रश्न देखते हैं, जिसे आप हल करने का प्रयास करिएगा। पहला प्रश्न देखिए, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ठीक है। दीर्घ प्रश्न देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ऊपर दिए गए अभ्यास प्रश्न के यहाँ उत्तर दिए गए हैं, आप इसे हल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अधिनियम अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे संबंधित कोई क्वेरी या सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मेरे अगले वीडियो का अपडेट पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।